हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हमने पिछला पार्ट जो पढ़ाया था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप उसको पूरा ज़रूर पढ़े होंगे। और हमने सिद्ध करने वाले एक प्रश्न को करवाया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू बनाए रखते हैं और सिद्ध करने वाले प्रश्न को ही करते हैं। चलिए देखिए, हमने पिछले पार्ट में ये सीख लिया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। तो उसी तरीके से अगर हमको दे देता है कि √5 या √3 अपरिमेय संख्या है, तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे। चलिए उसी पर आगे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न होगा ये, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये √3 है, ये 3 है। चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब √2 सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट उसी तरीके से इसको भी करना है। जब 2-3 प्रश्न का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसको सिद्ध करना आ जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको सिद्ध करना है कि वह अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत आप मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। पहले देख लें कि क्लियर आ रहा है कि नहीं। चलिए क्लियर दिखाई दे रहे हैं, मार्कर में थोड़ा इंक डाल लें। चलिए देखिए, तो इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा आपको। तो आपको देखिए यह सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √3 एक परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर ये परिमेय संख्या है तो यह p/q के रूप के बराबर होगा, ठीक है। p/q के बराबर कर देंगे। मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है तथा √3 बराबर p/q। जहाँ यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जहाँ p तथा q कैसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या तथा पूर्णांक के साथ साथ यह सह अभाज्य भी होता है। सह अभाज्य है, ये आपको लिखना पड़ेगा, सह अभाज्य है, ठीक है। तथा सह अभाज्य है तथा q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला q है, हर वाली संख्या 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप इतना मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है तथा √3 p/q के बराबर है। आप p/q की जगह कुछ भी ले सकते हैं, a/b ले लीजिए या फिर c/d ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना लिखना पड़ेगा कि जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या तथा सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य का मतलब मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि p और q अगर सह अभाज्य संख्या है तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, एक के अतिरिक्त। इन दोनों में p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब कि p और q किसी संख्या से कटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जब मान लेंगे इतना लिख लेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर जब आप करेंगे इधर हो जाएगा p² q²। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 बराबर, ये हो जाएगा p² q², ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जो 3 है, 3 को इधर लाना पड़ेगा आपको,
ठीक है। जो भी संख्या आपको सिद्ध करने के लिए दे रहा है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो उसका इतना मानने के बाद वर्ग करिए, वर्ग करने के बाद इस संख्या को इधर ट्रांसफर करिए, ठीक है। कहने का मतलब इस रूप का बनाइए, ए स्क्वायर बटा में 3। पिछले पार्ट में आप देखिएगा उसको जरूर कि मैंने ऐसे आपको बताया था कि ए स्क्वायर बटा में 3 ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा आपको मिलेगा तो आप यहाँ से कहेंगे कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है। तो ऐसा आपको बनाना पड़ता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि 3 को इधर भेजेंगे, तो 3 को इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर क्यू स्क्वायर इधर चला आएगा, क्यू स्क्वायर इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर इधर बचेगा आपका पी स्क्वायर बटा में, देखिए क्यू स्क्वायर इधर जाएगा तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा। अब 3 जब इधर आएगा तो इसके साथ भाग में, पी स्क्वायर बटा में 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये आ गया, यहाँ पर आ गया आपका पी स्क्वायर बटा में 3। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा मिल जाए पी स्क्वायर बटा में 3, इसका मतलब कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा कि यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, एक बार मैं देख लूं कि क्लियर आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ 3 पी स्क्वायर को, देखिए ठीक है, इतना आपने लिख लिया। यहाँ 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा, ये लिखना होगा आपको। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, आप उसको ज़रूर देखिए कि अगर पी स्क्वायर बटा 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये स्क्वायर हटाइए, तो 3 पी को भी विभाजित करेगा, 3 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 3 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसको इधर लिख देते हैं ताकि जगह उधर बचा रहे। 3 पी को भी विभाजित करेगा, क्लियर है। अब देखिए अगर 3 पी को विभाजित करेगा तो यहाँ पर देखिए पी में 3 का भाग, पी बटा 3, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 है पी को विभाजित कर रहा है, तो पी में 3 का भाग देने पर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, मान लेते हैं वह एक कांस्टेंट सी आएगा, ठीक है। जब आप पी कोई संख्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी पूर्णांक संख्या है, तो जब पूर्णांक में किसी 3 से भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा यहाँ पर, तो उसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पी बटा 3 बराबर सी, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं पी का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3 का इधर गुणा हो जाएगा, पी बराबर 3 सी, ठीक है। यहाँ से हमको मिल जाएगा पी बराबर 3 सी। तो अब देखिए यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पी बराबर 3 सी, मतलब कि 3 का किसी संख्या में गुणा करने पर पी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है पी का एक गुणनखंड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 पी को विभाजित कर रहा है, तो कोई संख्या जब किसी संख्या को विभाजित करती है तो वह संख्या उसका गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। तो 3 पी को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 3 पी का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 3 पी का, या तो अतः ऐसे लिख सकते हैं आप कि अतः, इसको सही से इरेज कर दें। देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि अतः 3 पी का एक गुणनखंड है, 3 पी का एक गुणनखंड है। क्लियर है? इतना समझ में आया आप लोगों को? तो इतना आपको लिखने पड़ेगा कि 3 पी का एक गुणनखंड है। अब देखिए आगे, अब आगे क्या करना है आपको, इधर देख लीजिए, इतना आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए, इतना आपने लिख लिया कि 3 पी का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी का वैल्यू 3 सी आया है, यहाँ पर देख लीजिए,
ये P बराबर 3C आया है, तो P का वैल्यू अब आपको क्या करना होगा, ये जो P का वैल्यू आया है 3C, तो आप यहाँ पर किसी को भी समीकरण एक मान लीजिए जो आप स्क्वायर कर चुके हैं, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 3 था, तो इसी को समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में P का वैल्यू रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आपको ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, यह यहाँ पर लिखा हुआ है मान, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, काले से मैं लिख देता हूँ। चलिए देखिए समीकरण 1 में P बराबर 3C रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, तो समीकरण 1 P की जगह रखना है 3C, तो यहाँ पर है क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, तो P की जगह 3C रखेंगे तो हो जाएगा 3C का स्क्वायर बटा में 3 है तो 3। अब यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर बराबर, अब 3C का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9C स्क्वायर बटा में 3। अब देखिए 3 से 9 को काट देंगे, इससे कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 3C स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आप P और Q लिए हो उसको देखिए यहाँ पर आप बनाए थे P स्क्वायर बटा 3, इसी तरह Q स्क्वायर बटा 3 बनाना पड़ेगा आपको। तो ये Q स्क्वायर है, 3 का इधर गुणा है, 3 को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर, 3 का इधर गुणा है तो 3 को इधर जब लाएंगे तो Q स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा, सही है। अब 3 गुणा था, इधर आगे भाग हो गया, इधर बचेगा आपका C स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखना है कि Q स्क्वायर बटा में 3 इस रूप का मिल गया, तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर 3 Q स्क्वायर को विभाजित कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा था उसी तरह यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या कर रही है, जो भी लिखना है लिख लीजिए, विभाजित कर रहा है या कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आपके यहाँ 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, या तो फिर ये भी लिख सकते थे कि यहाँ P स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है। अगर यहाँ 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए ये जो 3 है P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा या करेगी, ठीक है। इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। अब बताइए, अब सॉरी यहाँ पर देखिए Q है तो Q लिखना पड़ेगा, यहाँ पर Q स्क्वायर होगा, सही है, यहाँ पर Q होगा, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर लिखना था आपको क्या, 3 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो 3 Q स्क्वायर को विभाजित कर रही है, इसलिए ये जो 3 है Q को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे 3 Q को भी विभाजित करेगा। अब 3 Q को विभाजित कर रहा है तो आप लिखेंगे यहाँ पर देखिए Q बटा में 3, यानी कि 3 Q को विभाजित कर रहा है यहाँ पर, तो 3 से Q में भाग देने पर कोई न कोई संख्या आएगा, मान लेते हैं वह K है, ठीक है। ये K यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना, यह संख्या माना गया है, यानी मान लिया है कि 3 में Q का मतलब Q में 3 से भाग देने पर K आया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3K, सही है। अब यहाँ पर Q बराबर 3K आ गया, इसका मतलब ये है कि 3 में किसी संख्या का आप गुणा कर रहे हैं तो Q के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है Q का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि अतः 3 Q का एक गुणनखंड है, ठीक है। अतः 3 Q का एक गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पर कि 3 P का भी एक गुणनखंड मिल रहा है और यहाँ पर 3 Q का भी एक गुणनखंड मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या कि 3 P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 3 P 3 कामा दे के लिखेंगे P तथा Q दोनों में P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर देखिए कि 3 P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि यहाँ पर ऊपर हम मान करके चले हैं कि P तथा Q, ऊपर देखिए यहाँ पर हमने मान लिया था कि जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या तथा सहभाज्य है, हमने ये मान करके चला था। और मैंने बताया था आपको कि सहभाज्य का मतलब होता है कि P और Q किसी एक को छोड़ करके किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए, मतलब उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम मान के चले हैं कि P और Q सहभाज्य है, इसका मतलब कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है उसमें। लेकिन जब यहाँ पर हमने इसको सॉल्यूशन किया तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 3 है P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर 3 P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, जबकि हम मान करके चले हैं कि P और Q सहभाज्य संख्या है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि P और Q दोनों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, जबकि यहाँ पर हम सहभाज्य माने हैं। इससे ये पता चल रहा है कि P और Q यहाँ पर सहभाज्य नहीं है। ठीक है, सहभाज्य नहीं है, यहाँ पर हमको ये मिल रहा है, जबकि P और Q सहभाज्य है माना था हमने। तो यहाँ पर इस बात का विरोध किया जा रहा है कि P और Q सहभाज्य है। या तो आप यहाँ पर पहले ये एक लाइन और लिख लीजिए कि इसलिए, यहाँ पर आप एक लाइन चाहें तो लिख लीजिए कि इसलिए P तथा Q सहअभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। अब बताइए कि P और Q सहभाज्य नहीं है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर तो हम मान के चले हैं कि P और Q सहभाज्य है, जबकि यहाँ पर ये चीज, ये जो अपना आ रहा है, ये कह रहा है कि सहभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर P और Q सहभाज्य है, इस बात का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? मतलब यहाँ पर विरोध करने का मतलब क्या है कि P और Q सहभाज्य नहीं है, ये बोला जा रहा है। इसका मतलब कि P और Q सहभाज्य है, इस बात को नकारा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ P तथा, देखिए ऐसे लिखेंगे, ये पहले आप लिखेंगे कि इस बात का विरोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ इस बात का विरोध हो रहा है, या विरोधाभास बोलते हैं, किताब में लिखा हुआ है, इस भाषा में तो लिख लीजिए विरोधाभास। ठीक है, यहाँ इस बात का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब समझिएगा कि विरोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस बात का विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि, किस बात का विरोध हो रहा है ये लिख दीजिए बस। यहाँ इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि P तथा Q सहअभाज्य है। क्लियर है? यहाँ पर इसी बात का विरोध हो रहा है कि P और Q सहअभाज्य है, उसका विरोध किया जा रहा है। बस वही चीज लिख देना है कि यहाँ इस बात का विरोध हो रहा है कि P और Q सहअभाज्य है, इसका विरोध हो रहा है। अब बताइए कि यहाँ पर P और Q के सहअभाज्य होने का विरोध क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पर विरोध इसीलिए किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिलने लगा। क्यों मिलने लगा? क्योंकि हम यहाँ पर गलत मान करके चले हैं। ठीक है, यहाँ पर P और Q के सहभाज्य का विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर गलत मान चुके हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम √3 को परिमेय नहीं माने होते तो यहाँ पर इस बात का विरोध नहीं होता। क्लियर है? तो लिख लेंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा विरोध हो रहा है? क्योंकि हमने जो माना है वह गलत है। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा हमारी
ऐसा हमारी गलत कल्पना या गलत मानने, आप लिख सकते हैं कि गलत, हमने गलत कल्पना किया, गलत सोचा, गलत माना, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्या गलत कल्पना किए हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माने हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √3 एक गलत मान लिया था, ठीक है। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अब लिख देंगे आगे, अतः बताइए, जब यह √3 हम गलत मान लिए हैं कि परिमेय है, इसका मतलब ये हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। एक प्रश्न और करते हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि ये आपको तो समझ में आया होगा। अब मान लीजिए यहीं पर √3 की जगह कोई और नंबर दे देता, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए √3 की जगह दे देता आपको कि √5 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, √5 यहाँ पर दे देता कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो अब आप क्या करते हैं कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है √5 को। तो अब आप मान लेते कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। आपको यहाँ पर इसका उल्टा मान करके चलना है, यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे √3 की जगह क्या हो जाएगा, √5। क्लियर है इतना? तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है तथा ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा, ठीक है। तो लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा √5 बराबर P/Q, ठीक है। √5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या तथा सहभाज्य है। इतना लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि P और Q परिमेय संख्या तभी होगा जबकि P और Q सहभाज्य संख्या होगा, ठीक है। सहभाज्य का मतलब क्या होगा कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? हम यहाँ पर ये मान के चले हैं कि यह परिमेय संख्या है, P और Q एक पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्या है। इतना लिख दिया। अब क्या करना है, अब तुरंत दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है, ठीक है। बताइए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर P² बटा में Q², ठीक है। जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, सही है। अब देखिए 5 बराबर P² अब बटा में Q² आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर यहाँ पर आ रहा है संख्या, आप क्या करिए, आपको इतना करना है कि आपको P², जैसे देखिए यहाँ पर P² बटा में Q² आया है, तो इसको आपको P², इधर संख्या 5 आया है तो P² बटा में 5 या तो Q² बटा में 5 इस रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस रूप में बनाना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। अब आप क्या कर लीजिए, अब आपको दिया है यहाँ पर 5 बराबर P² बटा में Q² है, तो यहाँ पर देखिए 5 को नीचे भेजेंगे। अब देखिए Q² का इधर भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 5Q²। अब 5 का इधर जब भेजेंगे तो भाग यानी नीचे आएगा, तो 5 आ जाएगा P² के नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P² बटा में ये जो 3 है, 3 की जगह क्या होना चाहिए, 5। P² को आपने 5 को इधर भेजा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P² बटा में 5। बस अब आपको इसी से लिख देना है क्या कि यहाँ पर P² 5 से विभाजित हो रहा है, वही को लिख देना, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ 5 होगा, ये क्या होगा, यहाँ 5, देखिए यहाँ 5 P² को विभाजित कर रहा है, सही है। 5 P² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। या तो आप ऐसे उल्टा लिख सकते हैं कि यहाँ P² 5 से विभाजित हो रहा है, सही है। यहाँ 5 P² को विभाजित कर रहा है। अगर 5 P² को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे इसलिए
इसलिए 5, देखिए इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। सही है, 5 पी को भी विभाजित करेगा। अगर 5 पी को विभाजित कर रहा है तो पी में 5 का भाग देने पर, देखिए यहाँ पर पी में हम 5 का भाग दे रहे हैं तो पी बटा 5 लिखेंगे। तो पी में 5 का भाग देने पर मान लेते हैं वह संख्या कोई नंबर आया होगा, कोई कांस्टेंट सी ले लिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब p बराबर निकालेंगे तो 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो p बराबर आ जाएगा 5c। ये हो जाएगा क्या आपका, p बराबर हो जाएगा 5c। क्लियर है। अब देखिए, अब बताइए कि यहाँ पर p का वैल्यू जो है 5 में किसी कांस्टेंट से गुणा करने पर आ रहा है। एक मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है p का एक गुणनखंड हुआ। तो आप लिख देंगे कि अतः 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, अतः 5 p का एक गुणनखंड है। क्लियर है, 5 p का एक गुणनखंड है। यहाँ तक आपको करना होगा। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो p का वैल्यू निकला है इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 यहाँ पर आपको इसको मान लीजिए या तो इसको, किसी को भी मान सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ पर स्क्वायर करने के बाद जो आता है किसी को इसमें समीकरण 1 मान लीजिए। अब p का वैल्यू इसी में रख दीजिए। ठीक है सॉरी, अब देखिए p का वैल्यू 5c यहाँ पर रखेंगे तो इधर देखिए क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में p बराबर 5c यहाँ पे लिख देंगे। समीकरण 1 में p बराबर 5c रखने पर अब जब रखेंगे तो यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह रखेंगे 5c तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर। जब अब बटा में क्या रहेगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर बटा में रहेगा 5। क्लियर है इतना। अब देखिए 5c का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25c स्क्वायर बटा में 5 है तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए 5 से 25 कट रहा है तो काट देंगे, 5 बार में कटेगा ये। ठीक है, 5 बार में काट दिया तो यहाँ पर बचेगा आपका 5c स्क्वायर। क्लियर है, 5c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर से वही, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आया है तो हम क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर बटा में 5 के रूप में बदलेंगे, यानी कि 5 को इसके नीचे लाएंगे। तो यहाँ पर जब इधर गुणा है तो इधर आगे भाग होगा, यानी क्यू स्क्वायर बटा में 5 ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बटा में 5 बराबर c स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या कि बताइए 5 नीचे है क्यू स्क्वायर ऊपर, इसका मतलब कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या कर रही है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर बताइए कि ये जो 5 है क्यू को भी विभाजित करेगा। तो लिख देंगे 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब 5 क्यू को विभाजित कर रहा है तो बताइए क्यू में हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्यू बटा 5 लिख देंगे। 5 का भाग दे रहे हैं तो भाग देने पर कोई कांस्टेंट नंबर आएगा तो मान लेते हैं कि वह के है। यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर 5 का इधर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 के। क्या हो जाएगा, 5 के। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि 5 में किसी का गुणा कर रहे हैं तो क्यू आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो 5 है क्यू का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 5 क्यू का एक गुणनखंड है। ठीक है, 5 क्यू का एक गुणनखंड लिख दिया आपने। तो अब देखिए 5 क्यू का भी एक गुणनखंड है और 5 पी का भी एक गुणनखंड है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो 5 है पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप कि 5 पी तथा क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सही है, लिख दिया। अब बताइए कि जब 5 पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पी और क्यू संख्या सहभाज्य नहीं रहा ये, क्योंकि सहभाज्य का मतलब ये है कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। हम पी और क्यू को सहभाज्य मान करके चले थे, लेकिन यहाँ पर हमको मिल रहा है कि पी और क्यू 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब पी और क्यू में 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब कि यहाँ पी और क्यू सहभाज्य नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए पी तथा क्यू सहभाज्य नहीं है। ठीक है, पी और क्यू सहभाज्य नहीं है, यहाँ पर मना किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। किस बात का, कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, इस बात का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ इस बात का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास मतलब विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि, किस बात का विरोधाभास हो रहा है, कि पी और क्यू सहभाज्य है, इसी बात का विरोधाभास। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि पी तथा क्यू सहभाज्य है।
इतना लिखना पड़ेगा। अब बताइए कि P और Q सहभाज्य है, इस बात का विरोध हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर जो माने हैं यह गलत माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, यही माने हैं। तो लिखेंगे कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक अपरिमेय ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक, हम यहाँ पर परिमेय माने, सॉरी मैं गलत लिख दिया था लग रहा है, यहाँ पर परिमेय होना चाहिए। ठीक है, √3 जो यहाँ पर था वहाँ उसके केस में भी यहाँ पर परिमेय होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या माने हैं, हम यहाँ पर परिमेय माने हैं, तो यहाँ पर परिमेय होना चाहिए। सॉरी, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। हम यही गलत कल्पना कर लिए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर गलत माने हैं कि √5 परिमेय है तो यहाँ पर √5 क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय। तो लिख देंगे अतः यहाँ पर 3 नहीं 5 होना चाहिए। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई सा भी नंबर दे सकता है वो, √5 की जगह √7 दे दे, √10 दे दे, √11 दे दे, पूरा फॉर्मेट आपका यही होगा। इस तरीके से आपको पूरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब इसी को दूसरे तरीके से वह कैसे पूछेगा। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये दे देता है, जैसे √5 की जगह आपको 1/√5 दे दे कि 1 में √5 या 1 में √3। ठीक है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए सही से, 1/√5। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/√5 को अब सिद्ध करना है आपको। तो इस बात को आपको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पर 1 दिया है तब तो पूरा फॉर्मेट इसी तरह करना होगा जैसा कि मैं यहाँ पर बताया। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना 1/√5 एक परिमेय संख्या है तथा √1/5 है, यहाँ पर इसे 1/5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या तथा सहभाज्य है। अब मान लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। सही है, 1/25। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/25 हो जाएगा आपका, बराबर P² इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब जब देखिए 25 का इधर नीचे भाग है तब क्या करेंगे, इधर Q² को इधर भेजेंगे आप, क्योंकि Q² का इधर भाग है तो Q² को इधर भेजेंगे तो इधर 1 में जाकर के गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आएगा क्या, जब Q² इधर भाग है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर आ जाएगा आपका Q² बटा में, Q² का 1 में गुणा करेंगे तो Q² बटा में 25 है तो बटा में हो जाएगा 25, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, सॉरी मैं गलत कर दिया यहाँ पर, सॉरी। देखिए आप 1/√5 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/√5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ पर 1/5 आएगा। सही है, सॉरी उस बात के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/5 आएगा। अब देखिए Q² को इधर भेज रहे हैं आप, 1 में गुणा होगा तो Q² बटा में 5 है तो 5, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, P² बचेगा। सही है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 5 Q² को विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर 5 Q² लिखेंगे आप। ठीक है, तो 5 Q² को विभाजित कर रहा है, अब 5 Q² को विभाजित कर रहा है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, ये लिखना पड़ेगा आपको। सही है, 5 Q को भी विभाजित करेगा, अब आपने लिख दिया। अब 5 Q को विभाजित कर रहा है तो बताइए 5 Q को विभाजित कर रहा है तो Q/5, तो यहाँ पर लिख लेंगे Q में 5 का भाग देने पर कोई संख्या आएगा, C आ गया मान लीजिए, कांस्टेंट हम ले लिए हैं। तो यहाँ से बताइए Q बराबर निकालेंगे तो इधर चला जाएगा 5C, तो Q बराबर 5C हो गया। अब यहाँ पर लिख लीजिए, बताइए Q बराबर 5C है, इसका मतलब 5Q का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर अतः 5Q का एक गुणनखंड है। क्लियर है,
ये जो 5 है क्यू का एक गुणनखंड है। अब क्या करना है, बस इतने पर छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्यू बराबर 5c समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 आपने माना है तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्यू बराबर सॉरी, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू बराबर 5c रखने पर। अब बताइए, देखिए यहाँ पर हमने p की जगह रखा था, तो इसको हटा करके आपको करना होगा। क्या करेंगे, देखिए अब q बराबर 5c यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5c का होल स्क्वायर बटा में 5 है तो 5 बराबर p स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर बटा में 5 बराबर p स्क्वायर। 5 से इसको काट देंगे तो 5 बार में। अब देखिए ये कितना आया आपका, आ गया 5c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। सही है। अब बताइए 5 का इधर गुणा है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, 5 को इधर इसके बटा में भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में 5। सही है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो आप लिखेंगे कि यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो लिखना पड़ेगा 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या कर रही है, जो भी लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रही है। अब बताइए 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 p को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे 5 p को भी विभाजित करेगा। अब 5 p को विभाजित कर रहा है तो बताइए p में 5 का भाग देने पर कोई संख्या आएगा, मान लेते हैं k है, तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा आपका 5k। ठीक है, अब बताइए p बराबर 5k है, इसका मतलब कि ये जो 5 है p का भी एक गुणनखंड होगा, तो लिखेंगे 5p का एक गुणनखंड है। अब बताइए यहाँ पर भी 5p, यहाँ पर 5p का एक गुणनखंड है, जबकि यहाँ पर 5q का एक गुणनखंड है। इसका मतलब कि 5p तथा q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्लियर है। अब बताइए कि p और q को हम सहभाज्य मान करके चल रहे थे, जबकि यहाँ पर हमको मिल गया कि p और q सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए p तथा q सहभाज्य नहीं है ना। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर जब p और q सहभाज्य नहीं है तो यहाँ पर इस बात का विरोध किया जा रहा है। किस बात का, इस बात का विरोध हो रहा है कि p और q सहभाज्य है। तो लिखेंगे कि यहाँ इस बात का विरोधाभास हो रहा है या विरोध किया जा रहा है कि p तथा q सहभाज्य है। p और q सहभाज्य है, इसी बात का विरोध किया जा रहा है और उसी को लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब बताइए कि p और q सहभाज्य है, इस बात का विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया। क्या, तो यही कि यहाँ पर 1/√5 हमने गलत कल्पना क्या कर लिया है कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या मान के चला था और यही गलत माना था, तो उसको लिखना होगा ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या हमने गलत माना था, इसका मतलब 1/√5 अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 1/√5 एक अपरिमेय संख्या होगा या है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऐसा अगर यहाँ पर 1 में ऐसे देता है तब तो इसी तरीके से करना होगा जैसा बताया गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई नंबर लिख के देता एक को छोड़ करके, जैसे यहाँ पर दे देता कि 2/√5 है, या तो 2/√7 है, या तो 2/√3 है, इसको सिद्ध करना है, या तो फिर इसके जगह यहाँ पर ये दे देता कि 2√3 है, या फिर 3√3 है, या फिर 4√7 है। इस तरीके से अगर दे देता तो इन सब प्रश्नों को सिद्ध करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी दे सकता है कि सिद्ध करिए कि √5 + 1 एक अपरिमेय संख्या है, या तो √5 या √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से भी आपको दे सकता है। तो ये सब जो प्रश्न है, ये सब जो सवाल है, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप का देता है 1/√5, या फिर जो पीछे मैंने आपको बताया केवल √3, उसमें किसी संख्या से गुणा नहीं है, या तो उसमें कुछ जुड़ा भी नहीं है, तो उसको करने के लिए तरीका ये होगा। अब फिर अगर इसमें 1 की जगह कोई और संख्या देता तब उसको कैसे प्रूफ करें, तब वह बहुत सरल हो जाता। उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कल के वीडियो में सीखेंगे। तो आज वीडियो जो है लंबी हो चुकी है।